नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा भूगोल से संबंधित होगा और ये टॉपिक हम लोग अर्थशास्त्र में भी काउंट कर सकते हैं। और टॉपिक का नाम है भारत में जनगणना। कौन सा टॉपिक है? भारत में जनगणना। आपको पता होना चाहिए कि जो जनगणना होती है भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होती है। 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण जो है अभी तक जो है 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। तो हम लोग क्या है कि आज जो बात करेंगे 2011 की जनगणना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जनगणना से आएंगे तो वो अभी तक क्या 2011 से ही पूछे जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले जो है हम लोग क्या विश्व में कहाँ पे जनगणना स्टार्ट हुई है तो वहाँ की भी क्या है चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जनगणना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विश्व में जो पहली बार जो जनगणना ये स्वीडन में हुई है। कहाँ पे हुई है? स्वीडन में हुई। आपको याद रखना है कि विश्व में जो सर्वप्रथम जो जनगणना है सबसे पहले ये आपकी स्वीडन में हुई है और इसका ईयर है आपका 1749 में। तो आपको याद रखना है 1749 में विश्व में पहली बार किसी भी देश में जनगणना हुई है। वो कहाँ पे हुई है? स्वीडन में हुई है। और स्वीडन की राजधानी क्या है आपकी? स्टॉकहोम है। आगे हम देखेंगे विश्व में जो है 10 की जनगणना सबसे पहले कहाँ पे हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? यूएसए इसे कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वप्रथम 10 की जो है जनगणना ये कहाँ पे हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। कब हुई है? 1790 में। तो 1749 और 1790 आपको दिमाग में बैठाना है। 1749 ये स्वीडन में हुई है पहली बार, और पहली बार जो है 10 की जनगणना ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 1790 में हुई है। अब इसके बाद हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे? भारत में आ जाएंगे कि भारत में जनगणना कहाँ पे हुई है। तो भारत में जो जनगणना पहली बार जो है 1872 में आरंभ हुई। कब हुई है? 1872 में भारत में पहली बार जो है जनगणना आरंभ हुई है। और इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो कौन है? ये अंग्रेज गवर्नर थे। आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाएगा कि भारत में जब पहली बार जो जनगणना हुई है उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड मेयो था। और लॉर्ड मेयो ही एकमात्र ऐसा अंग्रेज गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या उसके शासनकाल में ही कर दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे? सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहते हैं, वहीं पे लॉर्ड मेयो की हत्या एक कैदी के द्वारा कर दी जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि 1872 में पहली बार जो है जनगणना ये भारत में होती है और ये लॉर्ड मेयो के समय में होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1881 में। कब? 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना। अब यहाँ पे पहली बार यहाँ पर भी है और पहली बार यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे जो पहली बार जो है जनगणना यहाँ पे नियमित है। क्या है आपका? पहली बार जो है नियमित जनगणना ये 1881 में होती है। और इस समय जो है अंग्रेज गवर्नर ये लॉर्ड रिपन रहे हैं। कौन रहा है? लॉर्ड रिपन। ये 1881 में इन्हीं के समय भारत में प्रथम नियमित जनगणना हुई है, जबकि प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। 1872 वो प्रथम जनगणना है, लॉर्ड मेयो है। ये 1881 है और गवर्नर रहे हैं लॉर्ड रिपन। आगे हम देखेंगे कि महाविस्फोटक ये 1921 से क्या है? भारत में महाविभाजन वर्ष। क्या है आपका? महाविभाजन वर्ष। तो इसको भी आपको याद रखना है कि महाविभाजन वर्ष का मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये है कि जैसे हम कहते हैं 1911 में जनगणना हुई और फिर 1921 में जनगणना हुई। तो आपको ये याद रखना है कि 1872 से 2011 के बीच में जब जनगणना हुई है तो सभी जनगणना में पिछली की अपेक्षा आगे जो भी जनगणना हो रही है सब में क्या है? जनसंख्या की वृद्धि हुई है। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया है जिसमें वृद्धि ना हो के क्या है? उसमें क्या है? कमी हो गई है। तो जितनी भी जनगणना जनगणना 1911 में हुई है फिर 1921 में होती है, तो यहाँ पे 1921 में जितनी आबादी होती है ये 1911 में जितनी आबादी थी उससे कम थी। इसलिए 1921 को भारत में महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। तो आपको वो अच्छे से समझना है, पॉइंट में लिख लेना है कि महाविभाजन वर्ष का अर्थ ये है
कि 2021 की जनगणना में भारत में जितनी आबादी रही है वह आबादी 1911 की आबादी 1911 की कुल आबादी से कम रही है। और जब कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, महाविभाजन वर्ष कहते हैं। जैसे अभी हम सपोज बात करते हैं 2011 की, जैसे आपको पता है 2011 में जो आबादी है कितनी रही है, 121 करोड़। कितनी, 121 करोड़। अब सब लोग अनुमान लगाते हैं कि जो अब जनगणना होगी तो लगभग भारत की आबादी जो है लगभग 135 या 40 करोड़ के आसपास होगी। अगर हम कह दें कि अब जो 2021 में होनी थी जनगणना या 22-23 में होगी और यहाँ की आबादी जो है वो 100 करोड़ हो जाए। 121 पिछली बार रही है, लेकिन अब हम कहते हैं 100 करोड़ हो जाए तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, महाविभाजन वर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, महाविभाजन वर्ष कहेंगे। सीधा सीधा आपको एक पॉइंट में लिखना है, जब किसी वर्ष में पिछले की तुलना में कुल आबादी कम हो जाती है, ऐसे वर्ष को, ऐसे जनगणना के वर्ष को क्या कहते हैं, महाविभाजन वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, महाविभाजन वर्ष कहते हैं। आगे हम बात करेंगे 1951 से 1981 तक, इसे कहते हैं महाविस्फोटक काल। इस दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो है आबादी भारत देश में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यहाँ पे आबादी जो है बढ़ने का जो स्तर है, परसेंटेज है, इतना अधिक रहा है कि जनसंख्या धीरे धीरे क्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। इसलिए 1951 से 1981 तक के जो काल को क्या कहा जाता है, महाविस्फोटक काल। अगर इसमें सीधा सीधा एक संदेह तो आपसे बता दें, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1971 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1971 में सबसे ज़्यादा क्या है, पिछले की अपेक्षा क्या वृद्धि हुई है। इसीलिए जो है भारत में महाविस्फोटक काल 1951 से 1981 के बीच में कहा जाता है। आगे हम देखेंगे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और जैसे हम कह दें कि 1948 में भारत में जनगणना अधिनियम बना। भारत में जनगणना अधिनियम जो है ये 1948 में बना है। ये भी आपको याद रखना है कि 1948 में भारत में जनगणना अधिनियम बना है। आगे हम देखेंगे 1952 में परिवार नियोजन लागू किया गया। परिवार नियोजन जो है ये लागू किया गया कब, 1952 में। तो पूछेगा कि भारत में परिवार नियोजन जो है ये कब लागू किया गया है, 1952 में लागू किया गया है। और परिवार नियोजन को लागू करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। परिवार नियोजन लागू करने वाला भारत जो है ये विश्व का पहला देश है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये उल्टा लाल रंग का त्रिभुज है। क्या है आपका, उल्टा जो है ये लाल रंग का ये त्रिभुज है। और इस त्रिभुज को, इस जो है त्रिभुज को, लाल उल्टे रंग के त्रिभुज को फ्रैंक बिल्डर ने दिया। किसने दिया है, फ्रैंक बिल्डर ने दिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि जो भारत में परिवार नियोजन का जो प्रतीक चिन्ह है वो लाल रंग का उल्टा त्रिभुज है। और इस चिन्ह को, इस प्रतीक चिन्ह को फ्रैंक बिल्डर ने दिया। किसने दिया है, फ्रैंक बिल्डर ने दिया है। इसको भी आपको याद रखना है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो प्रतीक चिन्ह है परिवार नियोजन का ये उल्टा लाल रंग का त्रिभुज है और इसको दिया गया है फ्रैंक बिल्डर के द्वारा दिया गया है। आगे हम देखेंगे लुप्त होती महिलाओं का जो अवधारणा, लुप्त होती महिलाएं की अवधारणा जो है, इस सिद्धांत को किसने दिया है, अमर्त्य सेन ने दिया है। इनको आप लोग जानते हैं, ये भारत के अर्थशास्त्री रहे हैं और इन्हें जो है 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में सबसे पहले या फिर सर्वप्रथम किस भारतीय को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो अमर्त्य सेन को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने ही लुप्त होती महिलाओं का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया है। किसने, अमर्त्य सेन ने। आगे हम देखेंगे कि जनगणना का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 246। भारतीय संविधान के जो 246 में क्या है आपका, ये जनगणना है। आगे हम देखेंगे जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। केंद्र सूची या फिर संघ सूची,
तो आपको याद रखना है कि जनगणना जो है सेंसस, ये आपकी संघ सूची या केंद्र सूची का विषय है। केंद्र को ही क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ सूची कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। आगे हम देखेंगे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। देखिए यहाँ पे जनगणना है और यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण है। तो जो जनगणना है ये संघ सूची का विषय है, लेकिन जो जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। अच्छे से आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, इसे हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण कोष कहते हैं। और इसका जो गठन है तो किया गया 13 फरवरी 2003 को किया गया। कब किया गया है? 13 फरवरी 2003 को किया गया है। किसका? राष्ट्रीय जनसंख्या कोष का गठन। एक ब्रिटिश आपके क्या कहते हैं लेखक रहे हैं, उनका नाम था माल्थस। तो उन्होंने अपनी किताब में एक क्या है सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को माल्थस का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि माल्थस का जो सिद्धांत है इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है इसका संबंध जनसंख्या से है। किससे है? माल्थस का जो सिद्धांत है इसका संबंध किससे है? ये जनसंख्या से है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि जनगणना का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आएंगे कि स्टार्ट करेंगे 2011 की जनगणना, क्योंकि आपके यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना आपको याद रखना है। अब देखेंगे जैसे 2011 की जो जनगणना है, दो चीज़ें आपसे से पूछेगा कि 2011 की जो जनगणना है ये कौन से क्रम की है? कौन से क्रम की है? तो आपको याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना है ये आपकी 15वें क्रम की है। कौन से क्रम की है? कुल में आपकी 15वें क्रम की है, लेकिन यहाँ पे लिखा 7वें क्रम की जनगणना। तो इसका मतलब ये है आज़ादी के बाद। तो दो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 2011 की जो जनगणना है कुल में कौन से क्रम का स्थान आता है? 15 आता है, लेकिन आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना है? 7वें क्रम में। तो ये टोटल में 15वें क्रम की है, लेकिन आज़ादी के बाद की ये 7वें क्रम की जनगणना है। कौन सी? 2011 की। आगे हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे। क्वेश्चन आएगा कि 2011 में जनगणना आयुक्त कौन था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सी चंद्रमौली। क्या थे आपके? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये 2011 की जनगणना में क्या थे? जनगणना आयुक्त रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि 2011 की जनगणना में जो शुभंकर रखा गया है, क्या रखा गया है? प्रगणक शिक्षिका। क्या रखा गया है? प्रगणक शिक्षिका। तो अच्छे से याद रखना है कि 2011 में जो जनगणना है वो उसमें जो शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है या फिर उसका जो कोटेशन था, लोगो था, वो क्या था आपका? ये हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये आपको याद रखना है कि 2011 की जो जनगणना होती है इसमें जो है उसका आदर्श वाक्य क्या रहा है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अवर सेंसस अवर फ्यूचर। क्या होगा? अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है। अब ये भी पूछेगा कि 2011 की जनगणना में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं? 29 विषय शामिल किए गए। तो एक चीज़ और आपसे बता दें, 29 विषय इसको याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था जो हम लोग संविधान में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल किए गए हैं? तो 29 विषय शामिल किए गए हैं। लेकिन ये अलग चीज़ है, ये जनगणना है कब की है? 2011 की जनगणना है। इसमें जो कालम होते हैं टोटल आपके 29 कालम होते हैं, अर्थात 29 विषयों को शामिल किया गया है। आगे हम देखेंगे कि 17.5। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है, भारत की जो कुल जनसंख्या है, ये जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। जैसे हम कहते हैं भारत की जो जनसंख्या है
121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है। लेकिन इसका मतलब है, ये बहुत पूछा जाता है कि जो भारत की जो जनसंख्या है, ये विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो आपको याद रखना है, विश्व की जनसंख्या का ये आपका 17.5% है। अब यहाँ से ये भी आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो आबादी है कहाँ पे है? तो आप पॉइंट में लिख लेना, हम बता रहे हैं। पहले नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है, तीसरे नंबर पे आपका आता है यूएसए आता है, चौथे नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया आता है, और पाँचवें नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील। तो चीन, भारत, यूएसए, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, ये 5 देश मैंने क्रम से बता दिया है, आबादी की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, अवरोही क्रम में, अर्थात सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो सबसे ज़्यादा चीन में है, फिर उससे कम भारत में है, उससे कम यूएसए में है, फिर उससे कम कहाँ पे है? तो उससे कम आपका इंडोनेशिया में है, और उससे कम कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। तो नंबर 1 पे रखेंगे हम चीन को, नंबर 2 पे भारत को, नंबर 3 पे यूएसए को, और नंबर 4 पे इंडोनेशिया को, नंबर 5 पे ब्राज़ील को रखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है, उसमें से भारत की जनसंख्या पूछे, विश्व की कुल जनसंख्या से तुलना करें, तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। आगे हम देखेंगे कुल जनसंख्या कितना है? 121.09, यानी 121 करोड़। आपको याद रखना है कि भारत की जो कुल जनसंख्या है, ये आपकी 121 करोड़ है। आगे हम देखेंगे, जिनमें से पुरुषों की जो संख्या है 51.47% तो पुरुषों की जो संख्या है 51.47% है, ये आपकी पुरुषों की संख्या है। और महिलाओं की संख्या क्या है? 48.53%। तो पुरुष 51% लगभग, और महिला 48% लगभग, ये आपको याद रखना है। और भारत में जो जनसंख्या घनत्व बहुत पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे जितना भी लिखा है, सबसे ज़्यादा जो आने वाला आपको क्वेश्चन क्या है? आपका जनसंख्या घनत्व है। और भारत में जनसंख्या घनत्व जो है, ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। अगर राज्य पूछे तो राज्य में सर्वाधिक जो है जनसंख्या, हम कल पढ़ाएंगे, बिहार है, उसको भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, ये आपको याद रखना है। लेकिन ओवरऑल भारत में पूछे तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका क्या है? भारत में जनसंख्या घनत्व, इसको आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में लिंगा अनुपात कितना है? भारत में लिंगा अनुपात कितना है? 943। अब लिंगा अनुपात का मतलब ये होता है कि 943 का मतलब ये होता है, इसको हम 1000 से तुलना करेंगे। कहने का मतलब ये है कि भारत में 1000 क्या है? तो 1000 ये पुरुष हैं, और 943 क्या है? ये फीमेल हैं। तो 1000 मेल है और फीमेल की संख्या कितनी है? 943। तो कहीं कहीं आपको अगर 943 नहीं मिलेगा तो 940 भी मिल सकता है। तो इतना भी आपको याद रखना, 943 होगा या फिर क्या होगा? 940 होगा। फिलहाल आपको क्या है? 943 ही आपको याद रखना है। यह भारत का क्या है? लिंगा अनुपात है। 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। इसका मतलब यह है कि लगभग जो है आपका, हम कह सकते हैं कि 57 पुरुष भारत में, लगभग जो है एक एवरेज है 57 पुरुष अविवाहित रह जाते हैं। तो लिंगानुपात जो है भारत में कितना है? 943। कितना है? 943। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, लिंगानुपात 943 है भारत का, और राज्यों में सबसे कम हरियाणा है और सबसे अधिक केरल है। इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। अगर हम देखेंगे भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। कितनी है आपकी? 74.04%। ये भारत में क्या है? साक्षरता दर है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पुरुष साक्षरता दर, ये लगभग 82% है। महिला साक्षरता दर ये 65% है। तो ओवरऑल आपकी 74% है, और पुरुष जो है आपका 82% है, महिला क्या है आपका? 65% है साक्षरता दर है। और सबसे पढ़ा लिखा या सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो कौन सा है? आपका केरल है। तो एक पॉइंट और बढ़ा लीजिएगा आप लोग, यहाँ लिखे दे रहे हैं,
ये लिखा हुआ है आपका 2.4। क्या है आपका 2.4%। इसका ये मतलब है कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है, ये विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना है 2.4। तो 70.5 ये जनसंख्या से तुलना करा रहा है विश्व की। और ये क्या है आपका कि विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, तो विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है, ये आपका 2.4% है। तो कहने का मतलब है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है आपका, तो 7वां है। ये आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे 7वां पूछ रहा है तो और भी क्रम से आपको याद रखना है कि रूस, कनाडा, यूएसए, चीन। तो ऐसे आपको याद रखना है, रूस, फिर है कनाडा, फिर है आपका यूएसए, फिर आपका है चीन। तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, और फिर इसके बाद हम देखेंगे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ब्राज़ील और फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 6 आपको याद रखना है कि रूस, कनाडा, यूएसए, चीन। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल रूस का है, दूसरा स्थान किसका आता है, कनाडा का आता है, और तीसरा किसका आता है, यूएसए का आता है। चौथा स्थान आता है चीन का आता है, फिर 5वां स्थान आता है ब्राज़ील का, और छठा स्थान किसका आता है, ऑस्ट्रेलिया का। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है ये 7वां स्थान है। और अगर परसेंटेज पूछे तो विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का जो क्षेत्रफल है तो 2.4% है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का 7वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से परसेंटेज में क्या होगा, 2.4 ये आपका होगा। और पहला स्थान किसका है, सबसे ज़्यादा रूस का है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर आपका चीन है, फिर आपका ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और फिर भारत है। तो इतने सारे आपके पॉइंट जनगणना से बनते हैं। अभी जनगणना में 2 आपके लेक्चर और आएंगे, कल जो है 2 लेक्चर और आएंगे, अच्छे से आपको याद रखना है। और क्या है, यहाँ से टॉपिक जो है, क्वेश्चन जो है लगभग सभी एग्जामों में आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, और आपको क्या है, नोट्स बनाना है। रोजाना की तरह आज फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज का जो क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जय हिंद, जय भारत।